अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान सिंध की क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक केपीके और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन की इसकी बेस है। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो इंटरनल एनर्जी है और दूसरी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी है। थर्मोडायनामिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में हम देखते हैं कि एक तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं और दूसरा हम हीट एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी एस को अगर ठीक तरह से लिख ले, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस चीज़ को समझने हम समझते हैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम लेता हूँ और सिस्टम मेरे पास कुछ इस किस्म का है कि मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक गैस है, जैसे कि आप देख रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अच्छा, इस और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, इस गैस का वॉल्यूम जो है इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बल्कि V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और फिर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे इसका बेस क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। और फिर इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा ये पिस्टन अप्लाई कर रहा होगा गैस पे, और प्रेशर जो है हम सपोज करते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर P है, ठीक है। और सिलेंडर की वजह से अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैस पे, गैस मॉलिक्यूल्स पे P प्रेशर, ठीक है। यानी कि इस बेस एरिया पे फोर्स जो पिस्टन अप्लाई कर रहा है वही फोर्स जो है प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है, और कांस्टेंट प्रेशर की हमने बात की कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर सिस्टम की अपनी एक, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स की अपनी एक इंटरनल एनर्जी है। उस इंटरनल एनर्जी को हम U1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी इंटरनल एनर्जी जो है इस स्टेट पे जो है वो इन मॉलिक्यूल्स की U1 है। और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, ऑल काइंड्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसमें ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी आ जाती है। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की बेस पर भी होती है, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की जो स्टेट है वो U1 है। और फिर इसके बाद जो है वो हम सिस्टम को हीटअप करते हैं, यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को। तो जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इस किस्म की कंडीशन आती है कि गैस जो है एक्सपेंड होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में कि गैस जो है एक्सपेंड हुई है। अब उसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम V2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम आया है, हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज आया है, वो जो लेंथ कवर की है पिस्टन ने अवर डायरेक्शन में, उसकी वजह से चेंज आया। और हमने कहा था कि यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की है, यहाँ पे लिख देते हैं कि अब Q हीट जो है अगर हमने प्रोवाइड की है इस सिस्टम को,
तो उसकी वजह से एक तो सिस्टम एक्सपेंड हुआ है और जिसकी वजह से इसने पिस्टन पे वर्क डन किया है, गैस एक्सपेंड हुई है, इसने पिस्टन पे वर्क डन किया। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पिस्टन पे वो जो वर्क डन करेगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी से, ठीक है। और डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम है, और ये हम जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से वॉल्यूम में चेंज है वर्क और प्रेशर का प्रोडक्ट जो है वो वर्क हमारे पास आता है। और यहाँ पे एक्चुअली डेल्टा वी जो है ये हमारे पास होगा V2 माइनस V1 के, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अब जो है वो इसकी स्टेट भी चेंज होगी। स्टेट मतलब कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई। प्रेशर यहाँ पे अभी हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ है और टेम्परेचर इस गैस का चेंज हुआ है, और कुछ इसने वर्क डन किया है। तो यहाँ पे चलें टेम्परेचर भी अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि इस टाइम पे इसके पास टेम्परेचर जो था वो T1 था, और इस यहाँ पे जब ये सिचुएशन है जो एक्सपेंड हुआ है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है और अब टेम्परेचर T2 है। हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़े तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो अब इंटरनल एनर्जी इसकी जो है वो U2 है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि U2 जो है ये ग्रेटर है U1 से। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं U2 माइनस U1 से। और स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड करती है स्टेट पे, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। इनिशियल स्टेट में जो है हमने देखा कि हमारे पास जो है वो V1 है और टेम्परेचर T1 है इस दौरान में, और जो फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेट है उसमें हमारे पास V2 वॉल्यूम है, और हमारे पास इस स्टेट प्रेशर जो है वो सेम ही है, टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जो स्टेट में चेंज आ रहा है उसमें एक तो वर्क डन हो रहा है और दूसरा सिस्टम में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट की वजह से चेंज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। दोबारा से देखें कि एक तो वर्क डन कर रहा है सिस्टम पिस्टन पे, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स वर्क डन कर रहे हैं पिस्टन पे, और क्यों वर्क डन कर रहे हैं, जो हमने हीट सप्लाई की थी उसकी वजह से वर्क डन कर रहे हैं, और फिर इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी में ये वाला चेंज जो है फाइंड आउट करना चाहें तो इंटरनल एनर्जी जो कि एनर्जी है एक, तो फिर इसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू, एक तो हम देखेंगे कि हमने कितनी हीट प्रोवाइड की थी, यानी कि Q हीट टोटल हमने प्रोवाइड की थी, तो माइनस W, और W उसने मैकेनिकल वर्क किया, और बाकी हमारे पास जो है फिर बाकी हीट जो है वो बाकी एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में बच जाएगी। अच्छा, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो या फिर हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, W प्लस डेल्टा U। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो हमने टोटल इनपुट एनर्जी दी थी हीट की फॉर्म में, उस टोटल इनपुट एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है वो वर्क की फॉर्म में यूज हो जाती है और बाकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज करती है। तो यही जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमें ये बताती है कि हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की बेस पर बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अच्छा, फिर इसमें हमने कहा था कि ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है? हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, यानी कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अगर हम करें तो इसमें फिर हम देखते हैं कि हीट एनर्जी जो कि टोटल इनपुट एनर्जी थी, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट एनर्जी थी, और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास आती है वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फिर हम देखते हैं कि टोटल इनपुट जो है वो टोटल आउटपुट के बराबर है, ठीक है, टोटल इनपुट जो है वो टोटल आउटपुट के बराबर है। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गई है, और वो फॉर्म कौन कौन सी हैं? वो एक मैकेनिकल वर्क है और दूसरा इंटरनल एनर्जी है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है।
अच्छा, यहाँ पे तो हम देखते हैं कि सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट पे यानी कि पिस्टन पे वर्क डन कर रहा है। अगर इसी को मैं रिवर्स में डिस्कस करूं, रिवर्स में कैसे कि हम अब जो है वो फर्स्ट इनिशियल स्टेट जो है वो ये वाली ले लेते हैं और सेकंड स्टेट जो है वो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम कहते हैं कि हम पहले जो था वो इसका वॉल्यूम ज़्यादा था गैस का, हमने एक प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया हमने एक, और उसके बाद गैस कंप्रेस हुई तो वॉल्यूम जो है वो अब चेंज हो गया। अच्छा, इस वॉल्यूम को मैं अब V1 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो वॉल्यूम चेंज होके अब कम वॉल्यूम हो गया है इसको मैं V2 रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि अब वॉल्यूम में कमी आ रही है, वॉल्यूम में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने वर्क डन किया है यानी कि वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, कमी की तरफ जा रहा है। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो हमने वर्क डन किया है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, W इज इक्वल टू नेगेटिव पी डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ पे अभी हमने कोई हीट जो है वो नहीं दी सिस्टम को, लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर सिस्टम में जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी Q, ठीक है। तो सपोज के सिस्टम जो है वो हीट Q जो है वो इन्वायरमेंट को यानी कि बाहर शिफ्ट करता है, और साथ ही हमने कहा कि उसके टेम्परेचर में भी जो है वो चेंज आता है। तो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी जो थी वो U1 थी, और यहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी अगर U2 हो गई है तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U, और ये हमारे पास है U2 माइनस U1 के बराबर, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि साथ में हीट जो है वो Q भी प्रोड्यूस हुई है। तो अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना चाहें तो फिर ये हमारे पास जो है वो वही फॉर्म दोबारा से आ जाती है कि जो हमने टोटल वर्क डन किया है, W जो टोटल वर्क डन किया है ये बराबर होगा हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, और हीट क्योंकि इवॉल्व हुई है तो हीट यहाँ पे नेगेटिव में लेंगे तो माइनस की, और वर्क डन भी यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, इसको अगर हम रीराइट करें तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा, पहले इसको हम देख लेते हैं कि इनपुट अब हमारे पास वर्क की फॉर्म में है जो कि इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और साथ में हीट इवॉल्व के। तो यानी कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, और फिर इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें स्टूडेंट्स तो माइनस Q इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस W और माइनस डेल्टा U, और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ठीक है, जो कि अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो है वो एक्चुअल फॉर्म आ गई। स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और प्रॉब्लम है अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर स्क्वायर ऑफ मीटर। When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4.0 centimeter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? तो हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है। कंडीशन किस किस्म की है हमारे पास ये यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कहा गया है कि एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, और इसमें फिर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और इस कंटेनर में ये कंटेनर जो है इसमें पिस्टन भी जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है पिस्टन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये सपोज के हमारे पास पिस्टन है, ये पिस्टन है हमारे पास। तो कंटेनर क्योंकि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है हमारे पास, तो पिस्टन भी जो है वो एक यहाँ पे जो बनेगा वो एक उसका ये वाला बेस जो है ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंटेनर का यहाँ पे अगर हम जो है वो रफली रिप्रेजेंट करें तो बेस जो होता है वो सिलेंडर का बेस जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इस तरह से इसके साथ अटैच जो पिस्टन है उसका भी जो बेस होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ये पिस्टन है। तो अब इस पे प्रेशर जो है वो फिक्स रखा गया है, यानी कि 8000 न्यूटन पर स्क्वायर ऑफ मीटर है। तो फिर इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर हम इसको हीट जब देते हैं, ठीक है, हीट जो कि Q की फॉर्म में हम इसको हीट जो है वो देंगे, ठीक है। तो Q हीट जब हम इसको देते हैं तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है, और वॉल्यूम में चेंज किस तरह से आएगा हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है V इज इक्वल टू
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट या लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पे चले एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो लेंथ या हाइट को, तो क्योंकि वर्टिकली लेंथ होगी तो हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वॉल्यूम होता है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो तो चेंज नहीं होगा इस सिलेंडर के लिए, सिर्फ जो यहाँ पे जितने एरिया में गैस जो इनक्लोज्ड है सिर्फ उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कहा गया है कि अपवर्ड मूव करता है पिस्टन, ठीक है। तो वर्टिकली जो है वो डिस्टेंस यानी कि वर्टिकली लेंथ जो हाइट जिसको हम कह रहे हैं वो चेंज होगी। अब सपोज के पहले सिलेंडर जो था, सॉरी पिस्टन जो था वो यहाँ पे था, ये पहले जो थी पिस्टन की ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन थी, और यहाँ से फिर पिस्टन जो है वो यहाँ तक मूव हुआ है, और कितना मूव हुआ है जी वो हमें कहा गया है कि 4.0 सेंटीमीटर मूव हुआ है। तो इस 4.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस केस में v इज इक्वल टू ए डेल्टा वाई। अब क्योंकि यहाँ पे हाइट में चेंज आया है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हुए डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं, हमें डाटा जो है वो क्या क्या गिवन है। तो डाटा में एक तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है वो गिवन है, वो कितना है 0.10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्रेशर जो है वो पी वो हमें गिवन है, ये कितना है जी, ये 8000 न्यूटन पर स्क्वायर ऑफ मीटर गिवन है। और फिर हमें डेल्टा वाई जो है वो गिवन है, वो है जी हम 4 सेंटीमीटर 4.0 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो फिर इस तरह से 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो फिर इस तरह से 4 सेंटीमीटर जो है वो बराबर आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 1/100 है इसको 10 की पावर में 10 की नेगेटिव पावर में लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा। और फिर इसके साथ साथ जो है वो हमें कहा गया है कि इंटरनल एनर्जी जब एक्सपेंशन होती है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, हीट भी हमें दी गई है, कितनी दी गई है 42 जॉल, ठीक है। तो Q की फॉर्म में हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, Q जो कि हमें दी गई है 42 जॉल, ये दी गई हमें। तो हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा U, हमने फाइंड आउट करनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सारा डाटा हमने देख लिया क्या क्या हमें गिवन है, और सॉल्यूशन में हम पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि अगर हम एक हीट प्रोवाइड करें सिस्टम को तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आता है प्लस वर्क डन भी होता है। ये कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, और हमने देखा कि प्रेशर इस केस में कांस्टेंट है। तो फिर वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स वर्क हमारे पास होता है प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है, और डेल्टा V जो है वो हमने देखा कि डेल्टा V जो है वॉल्यूम में चेंज जो है भी हम A डेल्टा Y से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से W हमारे पास आ जाएगा P A डेल्टा Y, ठीक है जी। तो फाइंड आउट करना है हमने डेल्टा U। तो इस इक्वेशन को, जिसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे डेल्टा U के लिए, तो W Q के साथ माइनस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा, Q की वैल्यू है हमारे पास 42 जॉल, और जॉल माइनस वर्क हम P A डेल्टा वाई से कैलकुलेट करेंगे, तो P की वैल्यू हमारे पास है 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास 0.10 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई है हमारे पास 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर,
ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर की मदद से पहले ये वाली वैल्यूज़ में सॉल्व कर लेता हूँ, तो जब मैं ये वाली वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है, ये तो 42 जॉल वैसे ही लिखेंगे, माइनस ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है 32। अब बात करते हैं यूनिट्स की, कि यूनिट क्या बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर को इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर से। तो मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास न्यूटन मीटर बच जाएगा। और स्टूडेंट्स नीटन मीटर जाउल के बराबर होता है। कैसे जाउल के बराबर होता है, हम जानते हैं कि W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स होता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो इस तरह से न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल, हम जानते हैं कि वर्क के यूनिट जाउल के होते हैं। तो इस तरह से न्यूटन मीटर जाउल के बराबर आ जाएगा। तो फिर डेल्टा U हमारे पास आ जाएगी 42 जाउल माइनस 32 जाउल। ठीक है, अब 42 जॉल में से 32 जॉल माइनस करेंगे तो डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 10 जॉल। तो ये स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आएगा।